देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा हम लोग, चलिए भाई उसको करते हैं। चैप्टर नंबर 10वां रहेगा, ठीक है। और चैप्टर नंबर 10वें में हम लोग जो बात करेंगे, स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप पहल क्या है, ठीक है। स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप इंडिया क्या है, ठीक है। और इसकी बात करेंगे, खास तौर से स्टार्टअप क्या है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको स्टार्टअप पता रहेगा आप तभी भी आप इसको क्वेश्चन को जरूर लिख पाएंगे। और ये कह सकता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि आपको कह सकता हूं भाई एक 20 नंबर में या 10 नंबर में आपको स्टार्टअप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई स्टार्टअप क्या है। देखो आजकल स्टार्टअप शब्द बहुत लोकप्रिय हो रहा है भाई। आजकल अगर आप देखोगे तो हर जगह पर हम कौन से शब्द के बारे में सुनते हैं भाई, स्टार्टअप। बहुत से लोग उद्यमी बनने में रुचि रखते हैं। बहुत सारे लोग भाई अलग अलग उद्योग करना चाहते हैं, उद्योग धंधा करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इसलिए हर कोई व्यक्ति अपना खुद का व्यापार करना चाहता है। जब कोई भाई आदमी अपना खुद का व्यापार करना चाह रहा है, स्टार्टअप शब्द को आधिकारिक तौर पर दुनिया में कहीं भी परिभाषित नहीं, यानी पूरी दुनिया में कह सकते हैं स्टार्टअप की परिभाषा क्या है, इसकी कोई कह सकते हो कि कोई खास कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए कोई निश्चित मानदंड नहीं है कि भैया कोई फिक्स नहीं है पैरामीटर की स्टार्टअप क्या है। किसी भी प्रकार के उद्यम को स्टार्टअप माना जा सकता है। भाई आप कोई भी व्यापार कर लो, आप कोई भी व्यवसाय कर लो, आप उसको स्टार्टअप कह सकते हैं। यानी स्टार्टअप की कोई लिखित परिभाषा नहीं है। अगर आपने कोई नई चीज शुरू की है या आपने कोई नया व्यापार शुरू किया है, कोई नया धंधा शुरू किया है, तब आप उसको स्टार्टअप कह सकते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र के शोधकर्ताओं को दी गई स्टार्टअप की कुछ परिभाषाएं। भाई स्टार्टअप ये लोग क्या कहते हैं देखिएगा, जैसे क्या नाम है इनका क्या नाम है, रीस क्या कहते हैं, रीस के अनुसार स्टार्टअप एक मानव संस्था है जिसे अत्यधिक अनिश्चितता की स्थितियों की तरह नया उत्पाद और सेवा देने की डिजाइन किया। भाई क्या कह रहे हैं कि स्टार्टअप एक संस्था होती है, स्टार्टअप एक कंपनी होती है जो क्या करती है, नया प्रोडक्ट या नया सेवा को डिजाइन करती है। क्या कह रहे हैं कि स्टार्टअप एक संस्था है, स्टार्टअप एक कंपनी होती है जो क्या करती है, कोई ना कोई भाई मेरे नया उत्पाद बनाती है, नया प्रोडक्ट बनाती है। दूसरा क्या, सर्विस भी देने का काम करती है। सर्विस क्या होता है, सर्विस समझते हो, जैसे भाई मान लो कि किसी होटल से तुमने खाना पैक करके जोमेटो वाला पकड़ा रहा है, इसको बोलते हैं सर्विस। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई नया काम शुरू किया है, आप उसमें नया उत्पाद कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं या आप कोई सर्विस दे रहे हैं, और इसी को हम कोई कहते हैं भाई स्टार्टअप कहते हैं। ब्लैक एंड कहते हैं कि स्टार्टअप एक अस्थायी संगठन है जिसके एक पुनरावृत्ति योग्य व्यवसाय मॉडल की तलाश के लिए बनाया गया। जब स्टार्टअप को एक उपयुक्त वांछनीय रूप में आदर्श व्यवसाय मॉडल मिल जाता है तो यह कह सकते हैं एक प्रकार से निष्पादन चरण की ओर स्थानांतरित होता है। यह स्टार्टअप नहीं रहता। स्टार्टअप एक प्रकार से कह सकते हैं कि समय की स्वतंत्रता और स्टार्टअप की अभिलक्षणा है। यदि आप संगठन में किसी 7 वर्ष से अधिक का समय लेकिन एक परिहार व्यवसाय मॉडल की तलाश में, तो अभी स्टार्टअप माना जाएगा। कहने का मतलब भाई कोई भी काम अगर आपने शुरू किया है और लगभग आपको 7 साल से ज्यादा हो रहा है काम करते हुए आपके व्यवसाय व्यापार को, तो उसको स्टार्टअप कहा जा सकता है। तुमने सुना भी होगा भाई हमारे देश में बहुत स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं लेकिन थोड़े थोड़े दिन बाद सारे ठप हो जाते हैं ना। तो कहने का मतलब क्या है, स्टार्टअप आपने कुछ नया शुरू किया है, आपने कुछ नया लगाया है, ठीक है। आप एक प्रकार से उसमें समय अवधि की स्वतंत्रता तो है, लेकिन 7 साल से ज्यादा आपका जो उद्योग है या जो व्यापार है वो चल रहा है, तब हम वो स्टार्टअप की कैटेगरी में उसको गिनेंगे। यानी स्टार्टअप का मतलब यानी भाई मेरे किसी ने नया व्यापार शुरू किया है, किसी नया फूड कुछ बनाया है या कोई प्रोडक्ट बनाया है, कोई उत्पाद बनाया है। स्टार्टअप आप ओला उबर को भी कह सकते हैं। ओला उबर क्या सर्विस देने का काम करती है, जोमेटो सर्विस देने का काम करता है, ठीक है। ये सर्विस के सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे भाई किसी ने कोई नया प्रोडक्ट बना दिया, कंपनी लगा करके कुछ बेच रहा है, इस प्रकार की चीजों को हम क्या कहते हैं, स्टार्टअप कहते हैं। अगर आप देखेंगे स्टार्टअप एक महत्वपूर्ण पहलू है कि यह नवीन कंपनियां हैं जो आमतौर पर छोटी होती हैं और तेजी से विकास भी कह सकते हैं कि स्टार्टअप उन कंपनियों को कहते हैं जो नई कंपनी। देखो स्टार्टअप क्या है भैया, किसी ने नई कंपनी लगा ली है लेकिन कंपनी अभी बहुत छोटी है, छोटे लेवल पर उसने शुरू किया है, लेकिन उसका कह सकते हैं डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। यानी उसके कह सकते हैं भाई उसका जो मार्जिन है, जो पैसा है
धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है। स्टार्टअप उसको कहते हैं कि आपने छोटे लेवल पर किसी नए व्यापार को शुरू किया है, आपने कोई नई कंपनी लगाई है, तब हम इसको क्या कहते हैं भैया, स्टार्टअप कहते हैं। स्टार्टअप छोटे लेवल से तो शुरू तो जरूर हम लोग करते हैं, लेकिन इसका डेवलपमेंट जो है वो कह सकते हैं कि बहुत तेजी से होता है। ठीक है, भारत में स्टार्टअप को स्टार्टअप इंडिया के तहत कहा गया है, जो कि भारत सरकार की भाई एक योजना है। भारत सरकार खासतौर से 2014 में नरेंद्र मोदी की जब सरकार आती है, उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो भारत सरकार एक योजना लेकर के आई जिसको बोला जाता है स्टार्टअप इंडिया। यानी हमारे देश में नए नए व्यवसाय और नए नए उद्योग शुरू करने के लिए सरकार पूरी तरीके से जो मदद करती थी उसे भाई हम लोग कहते हैं स्टार्टअप। यानी केवल सरकारी योजनाओं के प्रयोजन के लिए था। यदि यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में निगम या भारत में साझेदारी फर्म सीमित भागीदारी है, इसके निगम भाई अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं सरकार आपको मदद करेगी और एक आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं और आपको उसका पंजीकरण भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर पंजीकरण के बाद वित्तीय वर्ष के लिए कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, भाई अधिक नहीं होना चाहिए। यदि स्टार्टअप की प्रक्रिया और सेवाओं के नवाचार में विकास सुधार की दिशा में काम कर रहा है या रोजगार सृजन हो, भाई भारत सरकार स्टार्टअप इसलिए लेकर के आई थी ताकि हमारे देश के जो युवा वर्ग है वो नए नए व्यवसाय को शुरू करें, नए नए व्यापार को शुरू करें, नौकरियां करने वाले नहीं बल्कि भैया मेरे नौकरियां देने वाले बने। तो भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया लेकर के आई है, जिसमें कह सकते उनको लोन भी दिया जाता है और उनको कह सकते कि कम से कम ब्याज पर पैसे दिए जा रहे हैं कि ताकि हमारे देश को जो युवा वर्ग है वो नए नए व्यवसाय को शुरू कर सके। भाई भारत में आप लोगों ने सुना भी होगा जब स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी तो उस समय बड़े जोर शोर से हुई थी, लेकिन अगर आप देखेंगे आज आप कई सारी रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे तो उसमें पता चल रहा भाई हमारे देश में आधे से ज्यादा तो स्टार्टअप बहुत यानी एक साल भी सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, बीच में ठप हो जाते हैं या चल नहीं पाते हैं। स्टार्टअप को आप कह सकते हैं कि जब हम कोई नया व्यवसाय, नया व्यापार या कोई नई सर्विस देने की शुरुआत करते हैं उसे हम लोग स्टार्टअप कहते हैं। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया क्या है इसको देखेगा। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र है, यानी नेटवर्क है। यानी पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो भारत में जो स्टार्टअप है वो नंबर 3 पर आता है। ठीक है, यानी नंबर तीसरे पर हमारे यहां पर खूब स्टार्टअप हैं। भारत सरकार ने स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए स्टार्टअप इंडिया नाम की एक पहल शुरू की थी। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य क्या भैया, क्या टारगेट है? टारगेट यही है कि हम सतत विकास को बढ़ावा दे और बड़े लेवल पर यानी इंडिया में रोजगार का सृजन हो। भाई ज्यादा से ज्यादा नौकरियों को हम दे सकें और हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी बने, व्यवसाय करने वाले बने, नौकरी मांगने वाले नहीं कि जो। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक आत्मनिर्भर भारत के तहत कह सकते कि भारत में स्टार्टअप की जो आप सबने सुना भी होगा ना भाई, आत्मनिर्भर बनना, आत्मनिर्भर बनना। तो आत्मनिर्भर कैसे बनोगे कि भाई हमारे देश में तो बड़ी जो आबादी है एक युवा आबादी है। ठीक है, जो 35 साल तक है कह सकते हो, और वह अपनी क्षमताओं का उपयोग करके, ठीक है, भारत सरकार ने कह सकते 16 जनवरी 2016 को भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया का शुभारंभ किया। इस पहल के तहत भारत को दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप के रूप में बनाना है और 19 सूत्रीय योजना बनाई गई है। यानी 19 इसमें प्रोग्राम बनाए गए थे जिसमें स्टार्टअप के तहत किया गया ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम लोग रोजगार का सृजन किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिल सके व्यवसाय और व्यापार के जरिए। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पर बात की कि भाई जो स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया के तहत भारत सरकार ने क्या किया है, 19 सूत्रीय कार्यक्रम बना है जिसमें 3 क्षेत्रों में हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या करना, हमको सरलीकरण करना है कि भाई क्या करना है कि हमारे देश में व्यापार करना आसान हो। आप सबको पता कि भाई हमारे देश में अगर कोई व्यवसाय या कोई व्यापार शुरू करने जाता है तो बहुत सारा उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती, बहुत सारा डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, बहुत साइन करवानी पड़ती, दुनिया भर के लाइसेंसीकरण हो गया था, लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इसके लिए भाई सरलीकरण करो कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टार्टअप कर सकें, नया व्यवसाय, नया उद्योग शुरू कर सकें। दूसरा, वित्तीय पोषण सहायता। भाई आर्थिक सहायता देनी सबको ज्यादा जरूरी है कि भाई जो कोई व्यक्ति हमारे देश में स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसके लिए कम से कम 2 साल तक या 3 साल तक बोला गया था कि हम बिना ब्याज के हम आपको लोन देंगे, इस प्रकार की योजना रखो। यानी सरकार उसमें क्या करेगी, वित्तीय पोषण करेगी। तीसरा,
उद्योग शैक्षणिक भागीदारी, यानी उद्योगों को शिक्षा क्षेत्र में अगर हम ज्यादा से ज्यादा भागीदारी देंगे तो इससे हमारे देश में जो स्टार्टअप होगा वो ज्यादा से ज्यादा क्या भाई बढ़ेगा। और खास तौर से अगर आप देखें स्टार्टअप का नियामक बोझा को कम करने के लिए, जिससे वह मुख्य व्यवसाय पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके, अनुपालन कम लागत रख सकें, यानी इस स्टार्टअप इसको किया गया है। स्टार्टअप हब बने इंडिया भाई, संपूर्ण स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र के लिए संपर्क को एकल बिंदु बनाना और ज्ञान के आदान प्रदान को वित्तीय पोषण में भाई स्टार्टअप को लेकर के लोगों को स्किल भी किया जाए, सरल बनाया जाए, जैसे मोबाइल ऐप या पोर्टल की शुरुआत की जाए जिसके जरिए हमारे देश में स्टार्टअप जो है ज्यादा से ज्यादा शुरू किए जा सकें। 10,000 करोड़ के कोष को लेकर के भारत सरकार ने कहा था कि जो स्टार्टअप शुरू होंगे भारत सरकार क्या करेगी उसमें भाई मेरे मदद करेगी, ठीक है। ये आर्थिक सहायता देने की बात की गई थी। स्टार्टअप को 3 साल के लिए भाई टैक्स में छूट मिलेगी, यानी अगर मान लो अगर कोई व्यक्ति कोई नया स्टार्टअप शुरू कर रहा है, अभी आपने कोई कंपनी शुरू कर दी, आपने कोई कुछ भी शुरू कर दिया है, तो भैया आपको 3 साल तक टैक्स देना नहीं पड़ेगा, टैक्स में आपको मिलेगा, लाभ मिलेगा। पूंजीगत लाभ पर छूट, भैया आप जैसे मान लो आपने स्टार्टअप शुरू कर दिया, आपने कोई व्यवसाय या कंपनी लगा दी है, तो आप जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उस पर कर छूट रहेगी, आपको कर नहीं देना पड़ेगा 3 साल तक, ठीक है। इसमें 3 साल तक नहीं देना है। दूसरा, स्टार्टअप कोई अगर शुरू करता है तो उसके लिए भाई सरकार ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या करेगी, मदद करेगी और उसमें अपनी भागीदारी भी निभाएगी भाई, ताकि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, स्टार्टअप हो सके। यही स्टार्टअप इंडिया है जिसमें भारत सरकार क्या करनी चाहती है, मदद करना चाह रही कि ताकि हमारे देश में भाई आप सबको पता हमारे देश में देखो कितनी बेरोजगारी है ना, लोगों को तो नौकरियां मिल ही नहीं पा रही है ना, देखा होगा ना भाई, जॉब्स तो है ही नहीं। तो भाई जब जॉब नहीं है तो क्या भाई ज्यादा से ज्यादा अगर हमारे देश में उद्योग धंधे लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप शुरू होंगे तो नौकरी देने वाले लोग जो है हमारे देश में क्या है, बढ़ेंगे। कहा जाता भाई नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनो। तो नौकरी देने वाला आदमी कब बन पाएगा भाई, जब वो कोई नया व्यवसाय शुरू करेगा, नया व्यापार शुरू करेगा, नई कोई चीज शुरू करेगा, नई कोई सर्विस शुरू करेगा, तभी तो नौकरी देने वाला बनेगा। तो इसीलिए तो स्टार्टअप इंडिया में भारत सरकार की एक अच्छी पहल है जिसके जरिए युवा वर्ग में जो बेरोजगारी उसको कम कर सकें और युवा को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिल सकें। इसलिए सरकार जो भी लोग हमारे देश में स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, नई कंपनी शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी लगाना चाहते हैं, तो उसमें सरकार 3 साल तक उसमें मदद करती है। जहां तक कह सकता हूं, मुझे कहता हूं कि मुद्रा लोन के तहत उनको 10 लाख तक लोन भी देती है, 3 साल तक आपको कोई ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। तो सरकार इस प्रकार की आर्थिक मदद स्टार्टअप को कर रही ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में स्टार्टअप लग सकें और कह सकते हैं उसका लाभ भी हो सके। तो स्टार्टअप काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में भाई कह सकता हूं कि इसके आने की संभावना भी काफी अच्छी रहती है। तो अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो आप लोगों को लगभग यही लिख करके एग्जाम में आना है। भाई स्टार्टअप में सबसे बड़ी समस्या क्या है, जैसे मान लो अगर मैं कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूं तो मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है भाई, पूंजी की समस्या, पैसा ही नहीं है, गरीब देश है, कहां पैसा है। दूसरा क्या है, खराब स्वराज सृजन, हमारे यहाँ पर तो एक प्रकार से राजस्व ही नहीं, पैसा ही नहीं है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो कई बार स्टार्टअप हम शुरू करेंगे तो उसको कोई सपोर्ट नहीं करता, आर्थिक मदद नहीं करता है, इसलिए स्टार्टअप सारे बैठ जाते, सरकार मदद नहीं करती है। कुशल कर्मियों की कमी, भाई स्टार्टअप अगर कोई आदमी शुरू कर रहा है तो जो स्किल्ड वर्कर हमको नहीं मिल पाते, स्किल्ड लोग नहीं मिल पाते हैं, अच्छे कर्मचारी नहीं मिल पाते, इसलिए भाई स्टार्टअप में बड़ी समस्या आती है। भाई दूसरा क्या, अप्रभावी विपणन, यानी खरीदने और बेचने वाले, कई बार स्टार्टअप तो शुरू हो जाता है तो उसके खरीदार नहीं मिलते हैं, उसके रिटेलर नहीं मिलते हैं, तो कितना बिकेगा, कई बार बिकता भी नहीं, चलता भी नहीं, ये समस्या आती है। परामर्श की कमी, कहीं से भी भाई अगर हमारे देश में अगर कोई आदमी स्टार्टअप शुरू कर दे तो उसको एडवाइस देने वाला कोई नहीं है, सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं है, ठीक है। तो भाई उसको परामर्श, यानी अगर उसको किसी सलाह की जरूरत है, अगर उसे किसी मार्गदर्शन की जरूरत है, अगर उसको किसी एडवाइस की जरूरत है, स्टार्टअप अगर कोई आदमी कर रहा है तो भाई उसको एडवाइस मिल ही नहीं पा रही है, तो क्या है, समस्या आ रही है ना। तो परामर्श की भी कमी हम लोगों को कहां पर देखते हैं, स्टार्टअप में देखते हैं। तो इस प्रकार से होती है। खराब व्यवसाय योजना, भाई जो लोग स्टार्टअप करते हैं व्यवसाय योजना अच्छी नहीं बना पाते, इसलिए उनके स्टार्टअप एक दिन भयंकर तरीके से बैठ जाता है। भयंकर प्रतिस्पर्धा, भैया अगर आप देखें हमारे देश में कंपटीशन भी हाई लेवल पर हो रहा है,
ठीक है, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, तो छोटा आदमी कैसे उनके साथ कंपटीशन कर पाएगा। तो भाई भयंकर स्पर्धा भी हमारे देश में है। अगर आप देखेंगे स्टार्टअप के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में है, वो तो आपको मिलेगी। इसलिए कई बार स्टार्टअप में क्या है, चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। यही सारे कारण कि कई स्टार्टअप जो हैं भाई बंद भी हो जाते हैं, या उनमें कह सकते हैं जितनी सफलता हमको प्राप्त होनी चाहिए थी उतनी सफलताएं नहीं मिल पाती हैं। तो स्टार्टअप काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। जो मैं बता रहा हूं आपको लगभग यही अच्छे से हेडिंग बना करके लिख करके आना है। ठीक, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 11वां रहेगा, वित्तीय संसाधन को जुटाना। भाई वित्तीय संसाधन का सिंपल सा मतलब होता है, वित्तीय मतलब पैसा। ठीक है, तो आप वित्तीय संसाधन कैसे जुटाएंगे। जैसे आप कोई व्यापार करने जा रहे हैं, आप कोई व्यवसाय करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भाई पूंजी तो बहुत जरूरी है ना। तो पूंजी को आप कैसे इकट्ठा करेंगे, पूंजी मतलब पैसा। तो पैसा आपके पास कहां से आएगा, पैसा कैसे आएगा, क्योंकि भाई कोई व्यवसाय करोगे, कोई व्यापार करोगे, तो उसके लिए हमें बड़ी मात्रा में क्या होता है, धन की जरूरत पड़ती है। बड़ी मात्रा में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। तो वित्त के स्रोत क्या क्या है उसमें, जो उसको बोलते हैं, देखो। और दूसरा हम लोग इसमें बात करेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुद्रा योजना। ये इंपॉर्टेंट हो सकता। भाई वित्त का मतलब पैसा कहां कहां से आ सकता है। तो वित्त के स्रोत क्या, देखो वित्त के स्रोत को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। वित्त मतलब पैसा, पैसा कहां से आएगा भाई, जो रोजगार करोगे, जो उद्योग लगाओगे, जो व्यापार करोगे ना। क्योंकि ये किसी भी व्यवसायिक संगठन में वित्त को प्रदान करने के लिए धन के विभिन्न प्रकार से उपलब्ध स्रोतों की जानकारी प्रदान करें। भाई पैसा कहां कहां से हम ला सकते हैं, एक जानकारी हमारे लिए होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यवसायिक संगठनों की विभिन्न वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी और निजी स्वामित्व वाले कई वित्तीय संसाधन संगठन एजेंसी जो कि वित्तीय पोषण में लगती हैं। भाई कहते हैं बहुत सारी सरकारी हैं, बहुत सारी निजी स्वामित्व वाली बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं हैं जो इस प्रकार से वित्तीय पोषण में आपकी मदद कर सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या, अवधि के आधार पर। देखो अवधि के आधार पर वित्त के स्रोत को हम तीन प्रकार से, जैसे अल्पकालिक स्रोत, मध्यकालिक स्रोत, दीर्घकालिक, यानी आप टाइम के आधार पर आपको पैसा कई जगह से मिल सकता है। देखो अल्पकालिक क्या, जब आप 1 वर्ष की अवधि के लिए धन की आवश्यकता होती है तो उस धन की अल्पकालिक आवश्यकता है। जैसे मान लो भाई आपको पैसा चाहिए, तो आपको किस प्रकार से, सिर्फ 1 साल के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, वित्त की अल्पकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यवसाय को चालू परिसंपत्ति की व्यवस्था के आधार पर, खास तौर से जैसे कच्चा माल की जरूरत है, इस प्रकार के लिए अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप खास तौर से कहां से आप पैसा ले सकते हैं। पहला है व्यापारिक उधार, यानी ट्रेड क्रेडिट ले सकते हैं, यानी किसी व्यापारिक उधार से पैसा ले सकते हैं। दूसरा भैया आप कहां से पैसा ले सकते हैं, बैंक से पैसा ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको 1 साल के लिए पैसे की जरूरत है, पूंजी की जरूरत है व्यवसाय करने के लिए। ठीक है, और वाणिज्यिक पत्र, ये वाणिज्यिक पत्र होता है जिससे पैसा मिल जाता है। ठीक है, इन सारे 2-3 ऐसे अवधियां चीजें हैं जिसके जरिए हम पैसा जुटा सकते हैं। मध्यकालिक स्रोत क्या है कि जैसे मान लो वित्त के मध्यकालिक स्रोत का मतलब एक प्रकार से जब धन की आवश्यकता 1 साल से ज्यादा है लेकिन 3 या 5 साल से कम होती है तो मध्यकालिक पैसा की जरूरत है। तो इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, इसके लिए भाई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, वित्तीय संसाधन ले सकते हैं, या पब्लिक डिपॉजिट करवा सकते हैं। ठीक है, एक प्रकार से पब्लिक उसमें पैसा लगाए, इस प्रकार से आप पैसा जुटा सकते हैं, या ये फाइनेंस करवा सकते हैं, किसी प्रकार से फाइनेंस के जरिए आप पैसा ले सकते हैं। नहीं कह सकते 1 साल से ज्यादा और 3 से 5 साल से कम है। अगर मान लो कि भाई आपको यानी लंबे समय के लिए आपको वित्तीय संसाधन लेना है तो उसके लिए लंबे समय के लिए जो आप वित्तीय संसाधन ले सकते हैं भाई शेयर के जरिए। ठीक है, दूसरा है बैंकों से ऋण ले सकते हैं। ठीक है, या आप रिटेल अर्निंग के जरिए क्या कर सकते हैं, पैसे को जुटा सकते हैं कि भाई अगर आपको कोई व्यवसाय शुरू करना, कोई व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो भाई वित्तीय कहां से आएगा, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर आप कहां से, भाई ओनर के तौर पर, स्वामित्व मतलब ओनर यानी जो मालिक। स्वामित्व के आधार पर निधियों के स्रोत के वर्गीकरण, स्वामित्व की निधि, उधारी निधि। देखो स्वामित्व की निधि मतलब ओनर, स्वामित्व निधि उन निधियों को बताता है जो स्वामी व्यवसाय में लगाए गए। स्वामी निधि एकमात्र स्वाध्यायधारी यानी भाग, इसमें शेयर धारक जो लोग होते हैं जो पैसा लगाते हैं, इसके जरिए भाई आप पैसे को क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे होता नहीं भाई लोग शेयर खरीदते हैं, सुना भी होगा इतने हमने इस कंपनी के शेयर खरीद लिए, इस कंपनी के शेयर मैंने इतने में खरीद लिए हैं। तो इसके जरिए भी हम क्या पैसे को इकट्ठा कर सकते हैं, भाई शेयर के जरिए इकट्ठा कर सकते हैं। उधारकृति निधि, उधार
कृति निधि वह निधियां जो किसी से कुछ वित्तीय संसाधन से ऋण या अन्य उधार के रूप में ली जाती हैं। जैसे बैंकों से ऋण ले सकते हैं या बैंकों से आप संसाधन जुटाने के लिए भी आप ऋण ले सकते हैं। इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसे को जुटा सकते हैं। ठीक है, निधि के सृजन के आधार पर, कभी कभी निधियों के स्रोतों का वर्गीकरण के आधार पर क्या निधि यानी और पैसा कहां से जुटा सकते हैं, जैसे इक्विटी शेयर से हम पैसा जुटा सकते हैं, और प्रतिधारी आय यानी रिटेल अर्निंग यानी आपको जो लाभ हो रहा है उसको उससे भी हम लोग पैसा जुटा सकते हैं, जैसे आपने कंपनी लगा दी ना। और बाह्य निधि भाई बाहर से कहां से पैसा आ सकता है, तो बैंक से ऋण ले सकते हैं आप, एक प्रकार से सार्वजनिक जमा यानी पब्लिक डिपॉजिट्स के जरिए आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, वित्तीय संसाधन जरिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए भाई अगर आपने कंपनी लगा रखी है तो हम इन ऐसी सारी चीजें जिसके जरिए पोषण या वित्तीय पोषण कर सकते हैं, यानी आप यहां से पैसा हमको अच्छा खासा मिल सकता है। ठीक है, यहां से पैसा एक बता दूं, बैंकों से लोन ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा पब्लिक उसमें कितना पैसा लगा रही है, यानी शेयर के जरिए पैसा ज्यादा से ज्यादा जुटाया जा सकता है। ठीक है, और आपको जो अर्न हो रहा है यानी जो लाभ हो रहा है आप उसको एक प्रकार से लोन से के जरिए आप उसको पैसा कर सकते हैं, या कंपनी को जो फायदा है उसके जरिए आप इसको पैसा जुटा सकते हैं। तो पैसा वित्तीय पैसा संसाधन जुटाने के कुछ स्रोत हैं। सरकार भी इसमें अगर कोई मदद कर सकती है, जैसे बैंक जो लोन दे रहा है भाई एक प्रकार से सरकार मदद करे। सरकार जैसे मान लीजिए आपको वित्तीय पोषण में कैसे मदद कर सकती है कि आपको जो टैक्स देना है उसमें थोड़ी बहुत आपको छूट दे सकती है, या सरकार की तरफ से अगर आपको ऋण ज्यादा मिल जाए। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय अगर शुरू करने जा रहे हैं तो वित्तीय पोषण को हम क्या कर सकते हैं भाई, जुटाया जा सकता है, और पैसे को हम इकट्ठा कहां से ला सकते हैं। 2-4 स्रोत जो है वो काफी इंपॉर्टेंट स्रोत हैं जहां से ज्यादा पैसा मिल सकता है, बाकी स्रोत उतने ज्यादा नहीं हैं भाई। कम समय के लिए तो भाई कोई आपको कोई भी देने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन लंबे समय के लिए अगर आपको पैसा वित्तीय पोषण चाहिए तो उसमें सिर्फ यही शेयर आप अपने बेच दो, कंपनी के शेयर बेच करके ही आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, वित्तीय पोषण यानी वित्तीय संसाधनों को जुटाया जा सकता है। ठीक है, यही एक है सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई जैसे मान लो आपका 100% शेयर है तो भाई आप उसमें कम से कम 20% 30% शेयर को अगर आप बेच देंगे, लोग खरीदेंगे, तो आप इसके जरिए पैसा जुटा सकते हैं। इसी को होता है ना, जैसे मान लो तुमने एक कंपनी लगाई, मान लो कंपनी 1 करोड़ की है। ठीक है, 1 करोड़ का मतलब यानी 1 करोड़ पैसा आपने लगाया है। ठीक है, अब मान लो उसमें आप क्या करो 50% शेयर या 40% शेयर अगर आप बेच देंगे, लोग उसको पैसे से खरीद लेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको पैसा मिल जाएगा, आपको लाभ हो जाएगा, और धीरे धीरे उस कंपनी के शेयर जो है वो बढ़ते रहेंगे। लेकिन कुछ शेयर तो आपने बेच दिए ना, तो ये होता है। तो इन सब चीजों के जरिए हम लोग क्या करते हैं, पैसा जुटाया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। देखो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की योजना 2008 में भारत सरकार लेकर के आई है, जो क्रेडिट लिंक्स सब्सिडी कार्यक्रम है। सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग एमएसएमई को पैसा मिलता है, यानी इसमें क्या होता है भैया, आपको सब्सिडी सरकार देती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में क्या है कि अगर आप कोई नई कंपनी लगाने जा रहे हैं, अगर आप कोई नया व्यवसाय करने जा रहे हैं, तो सरकार के जरिए भाई आपको क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी आपको कौन देता है, लघु सूक्ष्म और मध्य उद्योग यानी एमएसएमई जो मंत्रालय है, इसको एमएसएमई को बोलते हैं कि भाई कह सकते हो कि स्मॉल, ठीक है, जो उद्योगों के लिए जो काम करता है, एमएसएमई आपको भारत सरकार का देगा। और ये रोजगार सृजन के लिए आपको सरकार क्या करेगी, सब्सिडी दे सकती है। ठीक है, इस योजना में होता है। यहां ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा कि यह पीएमईजीबी योजना पूर्व में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नाम से जानी जाती थी, जो ग्रामीण रोजगार सृजन योजना कार्यक्रम में अलग अलग से बनाई गई है। इसमें क्या है कि सरकार आपको एक प्रकार से कह सकते हैं चीजों को लेने के लिए क्या करेगी भाई, आपको सब्सिडी के जरिए आपको चीजें मिल सकती हैं, यानी चीजें आपको सस्ती मिल जाएंगी। जैसे इसमें क्या है कि इसमें वित्तीय पोषण प्रदान करने के लिए आपको क्या है, अगर आप इस प्रकार से कोई भी वित्तीय पोषण प्रदान करना चाहते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में अगर आप सब्सिडी पाना चाहते हैं तो आपको सब्सिडी कैसे मिलेगी। सबसे पहला भैया कि आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा है उत्पादन आधारित सहकारी, यानी आप उसका ट्रस्ट बना लो, सहकारी समिति होनी चाहिए।
आप स्वयं सहायता समूह या धार्मिक ट्रस्ट बना करके आप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में सब्सिडी पा सकते हैं। और सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपए से अधिक और विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख अधिक परियोजना के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना, यानी अपने कम से कम भैया 8वीं क्लास पास कर रखी। सेवा क्षेत्र के लिए 5 लाख से ज्यादा और विनिर्माण क्षेत्र में कह सकते 10 लाख से ज्यादा आपको सरकार की क्या मिल सकती है, सब्सिडी मिल सकती है। इस योजना में सामान्य यानी जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनके लिए जो सब्सिडी वो 25% है, शहरी क्षेत्रों में जो सब्सिडी वो 15% रहेगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो सब्सिडी है वो 35% तक जा सकती है। ये सब्सिडी सरकार देती है, यानी आपको थोड़ा बहुत छूट देती, राहत देती है कि एक खास से अगर आप कोई नया रोजगार या नया व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं तो भाई आप अगर कोई नया व्यवसाय रोजगार शुरू करेंगे तो सरकार सब्सिडी के जरिए आपको थोड़ी बहुत सहायता प्रदान करती है। मुद्रा योजना क्या? मुद्रा योजना में सिंपल सा कह सकते हो कि मुद्रा योजना में भाई आपको लोन मिलता है, 10 लाख रुपए तक मिलता है खास तौर से आपको, और इसमें 3 साल तक आपको भी किसी प्रकार से आपको इसका कह सकते हो कि ब्याज नहीं देना पड़ता है, उसके बाद आपको ब्याज देना पड़ता है। तो मुद्रा योजना में कह सकते हैं कि जो भी लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जैसे इसमें अगर आप देखो मुद्रा योजना में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हाईएस्ट 10 लाख है, जैसे शिशु यानी आप छोटा ऋण लेना चाहते हैं 50 लाख का आपको ऋण मिलेगा, किशोर जो है वो 50 लाख तक और से 5 लाख तक पा सकते हैं, तरुण यानी आप थोड़ा बड़ा ऋण चाहते हैं तो 5 लाख से 10 लाख तक आपको ऋण मिल सकता है। यही है भाई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर आप कोई नया व्यवसाय नया रोजगार शुरू करने जा रहे हैं तो आप छोटा भी ले सकते हैं 50,000 तक, फिर है 50,000 से 5 लाख तक, फिर है 5 लाख से 10 लाख तक, इतना आपको ऋण मिलेगा। और कुछ 3 साल तक इसमें कह सकते हैं कि कोई भी टैक्स आपको यानी ब्याज नहीं देना पड़ता है, उसके बाद आपको ब्याज देना पड़ता है, यानी ब्याज ज्यादा नहीं लगता, इस पे ब्याज सरकार ज्यादा नहीं लेती, कम से कम ब्याज लेती है। तो मुद्रा योजना के जरिए यही किया जा रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में जो रोजगार है, ज्यादा से ज्यादा कह सकते कि जो युवा वर्ग है आकर के और नए नए रोजगारों को नए उद्योग लगाए और भाई ज्यादा ज्यादा नौकरियों का सृजन हो, इसलिए सरकार मुद्रा योजना लेकर के है, जिसमें कह सकते अधिकतम 10 लाख तक लोन मिलने की योजना, यानी आपको हाईएस्ट 10 लाख तक भाई मेरे मिल सकता है। ठीक है, इसमें कितना मिल सकता है? जैसे मुद्रा योजना मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट 10 लाख तक को आपको क्या भाई इसमें लोन मिल सकता है, 10 लाख से ज्यादा। छोटा आपको भाई 50,000 से मिल सकता है छोटा, फिर 50,000 से 5 लाख तक का मिलेगा, और फिर 5 लाख से 10 लाख तक का आप क्या ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। ठीक है, खास तौर से एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके जरिए आप कोई नया व्यवसाय नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो आप इसके जरिए सरकार की तरफ से ऋण आपको यहां पर मिल सकता है। छोटे जो रोजगार और छोटे नया व्यवसाय अगर आप शुरू करेंगे तो खास तौर से मुद्रा योजना में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 12वां क्या रहेगा? गैर वित्तीय संसाधन को जुटाना, जिसमें हम लोग बात करेंगे गैर वित्तीय संसाधन क्या हैं और इसको कैसे भैया जुटाया जाता है। तो गैर वित्तीय संसाधन क्या है? सबसे पहले भैया मानव संसाधन। जैसे मान लीजिए कि आप कोई व्यापार करने जा रहे हैं या आप कोई कंपनी लगाने जा रहे हैं, ठीक है, या आप कोई व्यवसाय करने जा रहे हैं, तो उसमें गैर वित्तीय संसाधन कौन सा होता है भैया? पूंजी तो पैसे वाला है। उसके बाद गैर वित्तीय संसाधन में सबसे पहले आता मानव, यानी आप भैया आप कंपनी लगाओगे, आप इंडस्ट्री कुछ लगा रहे हो, आप कोई व्यवसाय या व्यापार शुरू कर रहे हैं तो उसमें आदमियों की भी तो जरूरत पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, लोगों की भैया भर्ती करनी पड़ेगी। अच्छा आदमी हो, स्किल्ड वर्कर हो, पढ़ा लिखा हो, उसको काम की नॉलेज हो, उसको काम की जानकारी हो, उसकी कितनी योग्यता होनी चाहिए, ये क्या है? गैर वित्तीय संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स। जैसे मान लीजिए कि भाई मैंने एक कंपनी लगा ली है, निरमा की कंपनी है, तो भाई उसमें लोगों को तो भर्ती भी करना पड़ेगा, वर्कर भी तो भर्ती करने पड़ेंगे, ये क्या है? गैर वित्तीय संसाधन है। दूसरा क्या? परामर्श संसाधन, परामर्श यानी सलाहकार जो मॉनिटरिंग करेंगे, वो भी क्या है? गैर वित्तीय संसाधन में आते हैं। परामर्श यानी मॉनिटरिंग भी करने वाले लोग होने चाहिए ना, उसमें बड़े बड़े अधिकारी होने चाहिए जो सलाह देंगे भाई तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, ये भी क्या होता है? गैर वित्तीय संसाधन में आते हैं। जो सलाहकार हैं, जो एडवाइस देंगे, जो योजनाओं को बनाएंगे ना भाई, योजना कैसे बनाएंगे, कैसे व्यापार करना है, कैसे व्यवसाय करना है, ये भी हमारे क्या होते हैं? गैर वित्तीय संसाधन में ही आते हैं।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई, गैर वित्तीय संसाधन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और गैर वित्तीय संसाधन में सब कौन कौन से हैं? जैसे मानव संसाधन, आदमी को इकट्ठा करना पड़ेगा, गैर वित्तीय संसाधन है। दूसरा भैया ज्ञान संसाधन, नॉलेज, गैर वित्तीय संसाधन, भाई नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा ना, कोई व्यवसाय कोई व्यापार शुरू करने जा रहे हो, गैर वित्तीय संसाधन है नॉलेज, ज्ञान, भाई मशीन कैसे चलेगी, काम कैसे होगा, सामान को कैसे बनाया जाएगा, प्रोडक्ट की डिलीवरी कैसे होगी, ठीक है, कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, यानी ज्ञान संसाधन है, भी गैर वित्तीय संसाधन है। तीसरा है परामर्श संसाधन, यानी आपको भाई परामर्श तो लेना पड़ेगा, सलाह लेनी पड़ेगी, एडवाइस लेनी पड़ेगी। भाई आप जो अपना व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं या आप अपना जो व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, भाई उसमें परामर्श तो भी इंपॉर्टेंट है, सलाह भी तो हमको लेनी पड़ेगी, किसी न किसी एडवाइस तो लेनी पड़ेगी। गैर वित्तीय भावनात्मक संसाधन, इमोशनल टच भी होना चाहिए कर्मचारी और संगठन में, ये गैर वित्तीय संसाधन है। भौतिक संसाधन, भौतिक मतलब होता है जो चीजें हमारी नजरों के सामने होती हैं उनको भौतिक संसाधन बोलते हैं, ठीक है, जमीन खरीदनी है, रोड बनाना है, जमीन लेनी है, मशीनें खरीदनी है, ये सब क्या है, गैर वित्तीय भौतिक संसाधनों में आता है। नैतिक संसाधन, भाई इसमें जो नियम रूल बनेंगे नैतिकता है। सांस्कृतिक संसाधन, भाई कल्चर को लेकर के जो संसाधन है। संबंध परक संसाधन है, भाई जो हमारे कस्टमर हैं या जो वर्कर हैं उनमें भी अच्छा हेल्दी रिलेशन हो, ये सारे कौन से होते हैं, गैर वित्तीय संसाधन, इनमें इसको जोड़ा जाता है। सारे जितने मैंने आपको बताए 8 प्रकार के क्या होते हैं, गैर वित्तीय संसाधन होते हैं। वित्तीय संसाधन यानी सिंपल सा पैसा पूंजी, ठीक है, और गैर वित्तीय संसाधन में सारे संसाधन इनको कहते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई गैर वित्तीय संसाधन को थोड़ा सा और हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। और जैसे अगर हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं गैर वित्तीय संसाधन कौन कौन से हैं, देखो गैर वित्तीय संसाधन तक पहुंच प्राप्त करना बहुत आसान लग सकता है, लेकिन ये संसाधन बहुत दुर्लभ है भैया। गैर वित्तीय संसाधन जुटाना तो आसान है, लगेगा तो गैर वित्तीय संसाधन हम लोग बड़ी जल्दी से इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन मैं कह सकता हूं कि गैर वित्तीय संसाधन इकट्ठा करना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि ये बड़े दुर्लभ होते हैं, बहुत मुश्किल होता है मिलना। कभी कभी इनकी पहुंच बहुत महंगी हो सकती है, कई सारे उद्योग इसको वहन नहीं कर सकते, ले ही नहीं सकते हैं। कुछ भारतीय राज्य जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, तमिलनाडु है, अधिक वित्तीय उद्यमशील गतिविधियां हैं, यहां गैर वित्तीय संसाधन तक पहुंच प्राप्त करना आसान है, जबकि कई सारे छोटे शहर हैं जहां पर गैर वित्तीय संसाधन मिलना मुश्किल हो सकता है। गैर वित्तीय भैया पहला है मानव संसाधन, भैया कर्मचारी, वर्कर गैर वित्तीय संसाधन है। गैर वित्तीय संसाधन भैया विक्रेता, बेचने वाला, आपूर्तिकर्ता, बैंकर, ग्राहक, परामर्शदाता, ये क्या है, गैर वित्तीय संसाधन है। कई बार यह भी मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि हमें कंपनी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, व्यापार के लिए जो वर्कर चाहिए, उनमें जो स्किल चाहिए, जो योग्यता चाहिए, कई बार वह मिलना जो है वह मुश्किल हो जाता है। अच्छे लोगों की भर्ती करना, अच्छे लोग कई बार आ भी नहीं पाते, उतने पढ़े लिखे नहीं, उतने वर्कर भी नहीं है। इस प्रकार से ये सारे क्या हमारे हैं, गैर वित्तीय संसाधन की कैटेगरी में ये सारे लोग आते हैं, ठीक है, ठीक है। ये जितना भी हम लोग इसमें बात करें ना, ये सारा हमारा क्या है, गैर वित्तीय मानव संसाधन में। अगला गैर वित्तीय संसाधन में हम लोग कह सकते हैं कि जैसे ग्राहक भी गैर वित्तीय संसाधन है, कस्टमर, बैंक वाला गैर वित्तीय संसाधन है, आपूर्तिकर्ता जो आप बनाओगे उसको, विक्रेता यानी जो बेचने वाले हैं, आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, ये सारे भाई क्या है, गैर वित्तीय संसाधन में आते हैं। विशेषज्ञ परामर्श, सलाहकार, भैया आप जैसे सलाहकार में जैसे वकील हैं, आपका कोई अकाउंटेंट है, निवेशक है, बैंकर है, ये क्या है, मार्गदर्शक, ये लोग क्या करते हैं, एक प्रकार से आपको मार्गदर्शन करेंगे। मार्गदर्शन भी क्या है भाई, एक प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाई आपके पास अच्छा कॉर्पोरेट लॉयर होना चाहिए। भाई आप व्यवसाय कर रहे हो, उद्योग कर रहे हो, कभी लड़ाई झगड़ा हो गया, कभी पैसे का पंगा हो गया, तो आपको सही सलाह देगा ना, यानी एक अच्छा वकील, एक अच्छा लेखाकार, यानी जो अकाउंटेंट, बीमा सलाहकार जो आपकी कंपनी का बीमा करेगा, जो बैंक में जो लोग निवेश कर रहे हैं, बैंकर, ये सभी लोग भी क्या है, गैर वित्तीय संसाधन की कैटेगरी में आते हैं। ये सही और अच्छे लोग मिलना क्या है, कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। परामर्श संसाधन क्या है,
परामर्श उतने महत्वपूर्ण है जितने भैया वित्तीय संसाधन है। परामर्श दाता न केवल एक उद्यम है बल्कि विकास में भी है। स्टार्टअप में परामर्श काफी इंपॉर्टेंट। परामर्श क्या है? जैसे ज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, लीडरशिप है, ये क्या है? ये परामर्श है। भैया आपको नॉलेज होनी चाहिए। विपणन यानी क्रेता विक्रेता, खरीदने वाले बेचने वाले, संचालन जो उसको चलाएंगे आपके, ये क्या है? सारे गैर वित्तीय संसाधन में आते हैं। परामर्श जो संसाधन है क्या है? गैर वित्तीय। और कौन कौन से गैर वित्तीय संसाधन हैं? ठीक है, यानी ये जितने हम लोग संसाधनों की बात करें, एक गैर वित्तीय संसाधन है। पैसे को छोड़ करके और इनको जुटाना जो है भाई मेरे बहुत ज्यादा कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, कई बार इनको मुश्किल भी हो जाता है कि हम इन संसाधनों को कैसे इकट्ठा करें। भाई पूंजी तो आप किसी न किसी प्रकार से इकट्ठा ही कर लेंगे। अन्य गैर वित्तीय संसाधन में जैसे कह सकते हो कि भाई क्या? सूचना, बौद्धिक संसाधन, ठीक है, या टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये क्या है? गैर वित्तीय संसाधन है। भौतिक संसाधन में जैसे क्या बोलते हैं? गैर वित्तीय, जैसे पानी, बिजली, टेलीफोन, फर्नीचर, ये क्या है? गैर वित्तीय। भी इनकी भी तो जरूरत पड़ेगी। आप कोई कंपनी लगाओगे, आप कोई इंडस्ट्री लगाओगे ना, इनकी भी तो आवश्यकता हम लोगों को पड़ेगी। ये भी तो क्या हमारे गैर वित्तीय संसाधन है। भैया पानी चाहिए, बिजली चाहिए, टेलीफोन चाहिए, अच्छी जगह चाहिए, कारखाने की जगह खरीदनी पड़ेगी, फर्नीचर चाहिए, हमको कांच वांच चाहिए, ठीक है, ये सारे क्या हैं? अच्छे जगह चाहिए। ये क्या है? गैर वित्तीय संसाधन है। भावनात्मक संसाधन क्या होते हैं? भावनात्मक संसाधन का मतलब होता है कि ये संसाधन बहुत मुश्किल होते हैं। भाई आप व्यवसाय करोगे तो जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आएगा, तो आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो हमेशा धैर्यवान बने रहें। आपके अच्छे दोस्त होने चाहिए, रिश्तेदार होने चाहिए, सलाहकार होना चाहिए। आपका जो टीम है, जो वर्कर है, एक परिवार की तरह काम करेंगे भाई, क्योंकि व्यवसाय में कभी उतार चढ़ाव आएगा, कभी काम अच्छा चलेगा, कभी काम खराब चलेगा। तो ऐसा नहीं काम खराब चल रहा है तो भाई डिप्रेशन में आ गए और काम ही नहीं कर रहे हैं। तो अच्छे सलाहकार होने चाहिए। भावनात्मक रूप से रिश्ता आपका मजबूत होने, गैर वित्तीय संसाधन है। तो भाई गैर वित्तीय संसाधन जो है ये वित्तीय संसाधन पैसे से भी इंपॉर्टेंट है। हमको लगता कि हम लोग भैया इनको इकट्ठा कर लेंगे गैर वित्तीय संसाधन, लेकिन कई बार ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं गैर वित्तीय संसाधनों को जुटाना। भाई वित्तीय संसाधन तो पैसा तो सरकार दे देगी, कहीं ना कहीं से शेयर होल्डर से, बैंक से लोन ले लोगे, लेकिन जो गैर वित्तीय संसाधन है इनको जुटाना कई बार क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो गैर वित्तीय संसाधन का टॉपिक एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और जो मैं बता रहा हूं यही लिख कर आना है, ठीक है? ओके, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 13 यानी यूनिट नंबर 13 रहेगी उद्यमिता, विकास तथा लघु एवं सूक्ष्म और मध्य उद्योग। नहीं भाई, ऐसे उद्योगों की हम लोग बात करेंगे जो सूक्ष्म लेवल पर काम करते हैं, जो छोटे लेवल पर काम करते हैं, जो मीडियम सेक्टर्स हैं यानी इंडस्ट्रियां, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो लघु, सूक्ष्म और मध्य उद्योग कौन कौन से हैं? ठीक है, जैसे आप सबको पता हो कि आप सबने इतिहास भी पढ़ा होगा कि हमारे यहां पर भाई घरों में घरेलू उद्योग लगे हुए थे। भाई घर घर में छोटे छोटे उद्योग चलते थे जिनको हम कई बार कुटीर उद्योग बोलते हैं। आम भाषा में बोला सुना भी होगा कि भाई हमारे देश में प्राचीन काल में या अंग्रेजों से आने से पहले कि हमारे देश में हर घर में लघु और कुटीर उद्योग लगे हुए थे। तो वही लघु और जो कुटीर उद्योग हैं, छोटे छोटे जो उद्योग धंधे होते हैं जो घरों घरों में लगे हुए थे, आज वही उद्योग धंधे थोड़े कह सकते कि अब घरों घरों में तो नहीं है, इसलिए छोटे लेवल पर जो उद्योग धंधे लगे हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यम जो है, यानी जो सेक्टर है, उद्योग धंधे हैं। ठीक है, और ये क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये आपके पेपर में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, देखिएगा लघु, सूक्ष्म और मध्य उद्यम यानी उद्योग जो है एक अर्थव्यवस्था के विशेषता तौर पर हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था में वृद्धि और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहें भाई भारत में जो छोटे लेवल पर जो उद्योग धंधे लगे हुए हैं, जो स्मॉल लेवल पर हैं, जो मीडियम साइज के हैं, ठीक है, या जो कह सकते कि स्मॉल लेवल पे हैं, ठीक है, ये जो उद्योग धंधे हैं ये हमारी जो अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और हमारी अर्थव्यवस्था में विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे देश का जो जीडीपी है यानी सकल घरेलू जो उत्पाद है उसमें कह सकते हैं कि एसएमए यानी स्मॉल, ठीक है, स्मॉल जो सेक्टर्स हैं, एमएसएमई जो हैं, उनका योगदान लगभग 30% है। यानी भारत में जितने कह सकते हैं जीडीपी में अगर आप देखेंगे तो एमएसएमई जो हैं
छोटे जो उद्योग धंधे हैं उनका जीडीपी में 30% योगदान है। वह भारत के कुल निर्यात का लगभग 40% योगदान है, यानी 40% जो हमारे देश में प्रोडक्शन होता है वह एमएसएमई के जरिए किया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे जो हमारे देश में उद्योग धंधे लगे हुए हैं, हमारे जैसे किसी भी देश में एमएसएमई, इसको शॉर्ट फॉर्म में एमएसएमई बोलते हैं, तो एमएसएमई यानी छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं सामाजिक आर्थिक विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार के पास जो भी धन होता है उसका अधिकतर उपयोग देश के बुनियादी ढांचे पर विकास के लिए सरकार खर्च करती है। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सरकार एमएसएमई पर बहुत अधिक निर्भर है। वे समाज में उपलब्ध संसाधनों का पर्याप्त उपयोग करते हैं और भुगतान करते हैं। एमएसएमई कह सकते हैं जो छोटे और मीडियम लेवल के जो हमारे देश में रोजगार हैं, वो कह सकते हो कि वो रोजगार उपलब्ध कराने में बड़ा योगदान देते हैं। आप लोगों ने देखा ना, गली मोहल्ले में छोटे छोटे लेवल पर देखा होगा कि 2-2 कमरे में, 3-3 कमरे में, या छोटी छोटी 50 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, 20 लोग काम कर रहे हैं। ऐसे उद्योग धंधे आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा। वह रोजगार पैदा करने में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था की एक प्रकार से कह सकते हैं रीढ़ बने हुए हैं। उन्हीं को भाई हम लोग क्या कहते हैं, एमएसएमई कहते हैं, क्योंकि आधे से अधिक जो एमएसएमई हैं हमारे ग्रामीण भारत में लगे हुए हैं। इस प्रकार एमएसएमई जो है मीडियम स्मॉल लेवल के जो उद्योग धंधे हैं, ये क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में और राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे देश में निभा रहे हैं। ठीक है, तो एमएसएमई का जो योगदान है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लघु एवं जो सूक्ष्म और मध्यम उद्योग जो हैं उसको कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्योग कौन कौन से? उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकारें व्यावसायिक उद्यम को समर्थन करती हैं, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्योगों पर सरकार विशेष ध्यान देती है। ऐसे उद्योग धंधे जो छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, जो मीडियम लेवल के हैं, जिसमें कह सकते हैं कि 10, 15, 20, 25, 50, 100, 150 लोग जिसमें काम कर रहे हैं, ऐसे उद्योग धंधे एमएसएमई में आते हैं। या कह सकते कि सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्योगों के सेक्टर हैं, उसमें सरकार उस पर विशेष ध्यान देती है। पिछले अगर हम 5 सालों की बात करें तो सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्योग जो हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा गतिशील हैं और कह सकते आर्थिक विकास में इनका योगदान काफी रहा है। यह क्षेत्र उद्यमिता को बढ़ाने में उद्यमिता को बढ़ाने में इसका योगदान है। और कह सकते कि जो सूक्ष्म और जो मध्य और लघु जो हमारे देश में जो उद्योग धंधे हैं वो रोजगार को पैदा करने में एक इनका बड़ा योगदान हमको देखने को मिल रहा है। ऐसे एमएसएमई कह सकते हैं सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योग धंधों को सपोर्ट भी करते हैं। आप सबको पता होगा, जैसे भाई मारुति कंपनी है या होंडा कंपनी है, इनके जो पार्ट हैं, छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां बनाती हैं, छोटे छोटे, जिसमें 100 लोग काम कर रहे हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, 20 लोग काम कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं वो बड़ी जो कंपनियां होती हैं जो उसमें क्या करते हैं, बहुत मदद भी करते हैं वैश्विक और घरेलू बाजारों की जरूरतों को पूरा करने में। भाई छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने में, छोटे छोटे लेवल पर रोजगार देने में, छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में कह सकते हैं कि जो मीडियम या कह सकते हैं लघु और सूक्ष्म और जो मध्य उद्योग हैं उनकी जो आवश्यकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, खासतौर से भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर मैं बात करूं। आर्थिक विकास में कह सकते हैं एमएसएमई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भाई अगर मैं बात करूं जो छोटे लेवल के जो रोजगार धंधे हैं, जो नौकरियां हैं, या कह सकते हैं जिसमें 100, 150, 10, 20, 50 लोग जिसमें काम कर रहे हैं, ऐसे जो उद्योग धंधे हैं वो रोजगार में एक अच्छा अवसर है। वो रोजगार देने में उनकी क्या है, अगर हम लोग बात करेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि आप सबको पता हो कि हमारे देश में जो बेरोजगारी का लेवल है वो बहुत बड़ा है, बड़े भयंकर लेवल पर हमारे देश में भैया बेरोजगारी फैली हुई है। तो कह सकते कि जो लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग जो हैं वो रोजगार के अवसर में एक महत्वपूर्ण भूमिका उनको दिखाई देती है। दूसरा, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं। कह सकते जो एमएसएमई हैं, जो मीडियम या कह सकते सूक्ष्म और स्मॉल जो उद्योग सेक्टर हमारे में, वो भूमि है, वन है, भवन है, कच्चे माल का जो यूज है वो अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, ऐसे कच्चा माल जो रॉ मटेरियल जो बड़ी कंपनियां यूज नहीं करती हैं उसको, यानी संसाधनों का कह सकते एमएसएमई जो है वो बेहतर यूज कर रहे हैं। संतुलित क्षेत्रीय विकास, कह सकते हैं हमारे देश में सूक्ष्म और मध्य उद्योग जो हैं पूरे देश में फैले हुए हैं। इससे हमारे देश में हर जगह का विकास हो रहा,
हर जगह डेवलपमेंट हो रहा। भाई छोटे छोटे उद्योग धंधे कह सकते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने में इनका एक बड़ा योगदान है और पूरे देश में बैलेंस यानी एक संतुलन कह सकते हैं कि हमारे उद्योग धंधों में बना रहता कि भाई बड़े बड़े उद्योग धंधे तो कह सकते हैं बड़े बड़े शहरों में बने हुए हैं, लेकिन छोटे छोटे शहरों में या कह सकते हैं कि देश के हर लेवल पर छोटे छोटे जो उद्योग धंधे लगे हुए हैं ये पूरे देश में आर्थिक संतुलन को बनाने में या रोजगार को देने में इनकी एक बड़ी भूमिका दिख रही है कि यह क्षेत्रीय संतुलन को बनाने में भूमिका इनकी है। ग्रामीण विकास में कह सकते हो कि इनका बड़ा योगदान है। भाई गांव में अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे लेवल पर महिलाएं हैं, हस्तशिल्प उद्योग है, सिलाई हो रही है, कढ़ाई हो रही है, बुनाई हो रही है, छोटे छोटे लेवल पर बीड़ी बनाई जा रही है, सिगरेट बनाई जा रही है, कोई चप्पल बना रहा है, कोई कह सकते हो कि भाई पत्तल दोने बना रहे हैं, कोई गिलास बना रहा है। इस प्रकार के जो छोटे छोटे हमारे देश में उद्योग धंधे लगे हैं ये हमारे ग्रामीण विकास के यानी जो गांव में छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं वो गांव के विकास में कह सकते हैं एक बड़ा जबरदस्त उनका योगदान हमको यहां पर देखने को मिल रहा। भाई गांव में अगर आप देखोगे छोटे छोटे लेवल पर बहुत सारे उद्योग धंधे लगे रहते हैं ना, लगे वो कह सकते हैं गांव के डेवलपमेंट और गांव के विकास में उनका एक बड़ा योगदान हम लोगों को देखने को मिल भी रहा है जो एमएसएमई है। और देखेंगे लघु एवं सूक्ष्म और जो मध्य उद्योग है इसका ये 2006 में इसका नया अधिनियम बना था। अधिनियम 2006 के माध्यम से सरकार जो है एमएसएमई जो है यानी जो सूक्ष्म और मध्य जो उद्योग हैं उनको आसान और उनको सहायता करने के लिए सरकार कई प्रकार से काम भी कर रही है। लघु सूक्ष्म और मध्य आकार के जो उद्योग धंधे हैं वो देश के संगठन में अलग अलग आधार पर कई परिभाषा हैं। कर्मचारी की संख्या के आधार पर यह हो सकता है कि भाई उनका कर्मचारी कम है इसलिए छोटे और मध्य लेवल के उद्योग धंधे हैं। हो सकता है उनका कारोबार यानी उनका जो टर्नओवर है उतना ज्यादा नहीं इसलिए हम लोग इनको मध्य या उद्योग मीडियम साइज के उद्योग धंधे बोलते हैं। इस प्रकार से दूसरा कह सकते हैं खास तौर से कर्मचारियों की संख्या जो सूक्ष्म उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग कह सकते हैं जिसमें सूक्ष्म मतलब यानी स्मॉल उद्योग कौन सा है जिसमें 1 से लेकर के 9 लोग तक काम करते हैं। जिस उद्योग धंधे में 1 आदमी से लेकर के 9 आदमी काम कर रहे हैं उसको भैया हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म उद्योग बोलेंगे। लघु उद्योग क्या है, जिसमें 10 से लेकर के 49 लोग काम कर रहे हैं। कितने? लघु उद्योग कौन है? लघु उद्योग उनको बोलते हैं जिसमें 10 आदमी से लेकर के 49 आदमी काम कर रहे हैं, वो लघु उद्योग है। मध्य उद्योग क्या है? मध्य उद्योग कह सकते हैं जिसमें 50 आदमी से लेकर के 249 आदमी काम कर रहे हैं, इसको भैया मध्य उद्योग बोलते हैं। ठीक है, तो जो लघु और जो सूक्ष्म उद्योग हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये वस्तुओं का उत्पादन खूब करते हैं। खासतौर से लघु सूक्ष्म और जो मध्य उद्योग ये वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और सेवाओं का उत्पादन करने में भी इनकी एक बड़ी भूमिका हमको दिखाई देती है। ठीक है, 26/6/2020 को सरकार ने कह सकते कि लघु सूक्ष्म और मध्य उद्योगों के लिए 1 जुलाई 2020 को नया नियम लागू किया है जिसमें एमएसएमई जो है के अनुसार इनको वर्गीकृत किया गया है। एमएसएमई की पुरानी परिभाषा जिसमें कहा गया था कि भाई पुरानी रूप में क्या है, सूक्ष्म उद्योग हम किसको बोलते हैं, जिनका 25 लाख से अधिक टर्नओवर नहीं है। लेकिन अब नया क्या हो गया है, 10 लाख से अधिक नहीं है उनको सूक्ष्म उद्योग बोलते हैं। पहले लघु उद्योग किनको कहते थे भैया, जिनका 50 लाख से 5 करोड़ तक 50 लाख से अधिक टर्नओवर था लेकिन 5 करोड़ से कम था, उसको लघु उद्योग बोलते थे। आज 10 लाख से 2 करोड़ तक के बीच में जो है उनको लघु उद्योग बोलते हैं। मध्य उद्योग क्या है, जो 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में थे उनको भैया हम बोलते थे मध्य उद्योग, लेकिन आज 2 करोड़ से 5 करोड़ तक जो है उनको हम मध्य उद्योग बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत कह सकते कि पहले लघु और मध्य उद्योग जो की परिभाषा थी अलग थी, आज थोड़ी परिभाषा 2006 में कह सकते हो वो बदल गई है। ठीक है, तो लघु और सूक्ष्म और मध्य उद्योगों को कह सकते हो कि पैसे के आधार पर यानी कितना उनका टर्नओवर है, कितना पैसा, कितना टर्नओवर यानी उनका कितना उत्पाद यानी उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट के आधार पर होते हैं। और कह सकते हैं कर्मचारियों की संख्या कितना है, यानी उसमें भैया आदमी कितना काम कर रहे हैं, इस काम के आधार पर भी हम उसको कहते हैं कि भाई उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे माइक्रो किसको बोलेंगे, माइक्रो उद्योग किसको बोलेंगे, 1 करोड़ से अधिक जिनकी पैसा नहीं है। ठीक है, स्मॉल किनको बोलेंगे, स्मॉल सेक्टर 10 करोड़ से अधिक जिनका निवेश रुपया नहीं है, और मीडियम 50 करोड़ से जिनका अधिक नहीं है। ये क्या है, इस प्रकार से भी इनको
बांटवारा इनका किया गया कि सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग के सेक्टर हम किनको कहेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सूक्ष्म उद्योग किनको बोलेंगे, सूक्ष्म उद्योग कह सकते हो जिसमें 1 से लेकर के 9 आदमी काम कर रहे हैं, 9 आदमी तक काम करते हैं 1 से। लघु उद्योग किनको कहते हैं भैया, जिसमें कह सकते हैं कि 10 से लेकर के 49 आदमी काम कर रहे हैं। मध्य उद्योग क्या बोलते हैं कि जिसमें कह सकते हो कि 49 से लेकर के 249 लोग काम कर रहे हैं, उसको हम लोग 50 से कह सकते हैं, 50 से लेकर के 249 लोग काम कर रहे हैं, उसको हम मध्य उद्योग बोलते हैं। लघु सूक्ष्म और मध्य उद्योगों का जो योगदान है वो हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा है। अगर मैंने छोटे छोटे चीज मतलब जैसे बीड़ी बनाने में, सिगरेट बनाने में, या कह सकते हो कि कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में, या कह सकते हो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल बनाने में, कुरकुरे बनाने में, कह सकते हो कि भाई ये जो हम जो डबल रोटी है इनको बनाने में, कह सकते कप प्लेट बनाने में, ठीक है, सिलाई कढ़ाई बुनाई करने में, ज्यादातर जो लघु और जो सूक्ष्म और जो मध्य उद्योग हैं, इसी प्रकार से कह सकते हो ज्यादातर उनके जो उद्योग हैं ये लगभग इन्हीं प्रकार के उद्योगों को हम इनमें देखते हैं कि जो लघु और सूक्ष्म जो उद्योग है भाई सरकार इनको खूब बढ़ावा देती है, क्योंकि ये अगर ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भाई खूब सारा लाभ होगा, क्योंकि ये ज्यादा ज्यादा कह सकते हैं रोजगार देने में इनकी क्षमता बहुत ज्यादा है। आप लोगों ने दिल्ली में तो देखा हो भाई, दिल्ली में तो सारे उद्योग धंधे इसी लेवल के हैं। दिल्ली में तो छोटी छोटी कंपनियां बहुत सारी लोगों ने खोल रखी है, 2-2 कमरे में, 3-3 कमरे में, 4-4 कमरे में खोल रखी है ना ऐसी ना। तो ज्यादातर उद्योग जो धंधे हैं लघु और सूक्ष्म और मध्य उद्योग सेक्टर ही है। दिल्ली में देखोगे ना, अगर जो लोग काम करते हैं 100 लोग काम करते हैं, 150 लोग काम करते हैं, 200 लोग काम करते हैं, भाई रोहतक से भी बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं। तो दिल्ली में ज्यादातर जो उद्योग धंधे हैं, पहले दिल्ली में बड़े बड़े उद्योग धंधे थे भाई, अब वो सारे नोएडा में शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि प्रदूषण और दुनिया भर के कारणों से। लेकिन कह सकते हैं दिल्ली में अब जो उद्योग धंधे ज्यादातर जो बचे हुए हैं वो इसी टाइप के हैं, सूक्ष्म मध्य और लघु उद्योग ही बचे हुए हैं जो छोटे छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये संख्या के आधार पर और कह सकते हैं टर्नओवर के आधार पर इनको हम लोग ज्यादातर गिनते हैं। काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और पेपर में कह सकता हूं भाई हर बार आया, इस बार भी कह सकता हूं इसके आने की संभावना ज्यादा ही रहेगी। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर बताता हूं। ओके, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 14 क्या रहेगा, भारत में पारिवारिक व्यवसाय। भाई पारिवारिक व्यवसाय का मतलब होता है यानी ऐसी कंपनी, ऐसी इंडस्ट्री यानी जैसे पारिवारिक रूप से चल रहा है। जैसे मैं फादर भी वही व्यवसाय व्यापार करते थे, फिर उनके बच्चे कर रहे हैं, फिर उनके बच्चे कर रहे हैं, इसी को बोला जाता भाई पारिवारिक व्यवसाय। जैसे हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो रिलायंस, ठीक है, धीरू भाई अंबानी, फिर मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को आप लोग देख रहे हैं, क्या है, एक पारिवारिक व्यवसाय है। उसी प्रकार से आप बहुत सारा, जैसे आप बात करेंगे बजाज, ठीक है, बजाज को भी देखेंगे, बजाज की बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, जो हमारे देश में पुरानी कंपनियां हैं उनकी अगर आप देखेंगे, जैसे पार्ले जी, ठीक है, वो भी एक व्यवसायिक पारिवारिक व्यवसाय है। ठीक है, जो लंबे समय से चला आ रहा है। रिलायंस का तो मैंने जिक्र किया ही आपके साथ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो परिवार के लोग ही चला रहे हैं और कह सकते हो पीढ़ी दर पीढ़ी जो व्यवसाय चलता है उसी को हम भाई बोलते हैं कि पारिवारिक व्यवसाय क्या। जैसे मान लो आपके दादाजी, जैसे एग्जाम्पल बताऊं कि आपके दादाजी ने भाई बिस्कुट की कंपनी लगा दी, ठीक है, उन्होंने किया, फिर आपके पिताजी ने भैया उसी बिस्कुट को आगे चलाया, आगे बढ़ाया, फिर आप भी उसी बिस्कुट की कंपनी को चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। इसी को भाई हम लोग बोलते हैं भारत में भाई पारिवारिक व्यवसाय। ठीक है, और पारिवारिक व्यवसाय भारत में बहुत रहा है। ठीक है, जो फैमिली उसको अर्न करती थी। आपने एक बिरला का नाम सुना होगा, बिरला आज भी चलता, बिरला सीमेंट आता है। ठीक है, टाटा भी एक प्रकार से कह सकते हो, टाटा जो है, ठीक है, वो भी उसको फैमिली के लोग आज चला रहे हैं अगर मैं बात कहूं। ठीक है, टाटा की बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, बिरला आपने पहले नाम, पहले समय में बिरला बहुत पैसे वाले थे। ठीक है, डालमिया भी ग्रुप है जो पारिवारिक लोग चला रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी हमारे देश में पारिवारिक कंपनियां हैं जो पारिवारिक व्यवसाय कोई नया शब्द नहीं, दुनिया भर में इस तरह के बहुत सारे बिजनेस हैं जो परिवार के लोग ही उसको चला रहे हैं, या कह सकते एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोग जिस व्यापार को आगे बढ़ाते हैं उसे हम फैमिली बिजनेस भी इसको कह सकते हैं। पारिवारिक जिस फैमिली चला रही है, बोलते हैं, कई लोगों ने सुना होगा ना कि मैं फैमिली बिजनेस चलाऊंगा। कई सारे आपने टीवी सीरियल में और आपने देखा होगा कि भाई फैमिली बिजनेस, मेरे पापा इसको करते थे मैं भी वही करूंगा, दुकान पे वो भी बैठते थे मैं भी वही बैठूंगा, उनका व्यवसाय था वही भी मैं करूंगा, फैमिली बिजनेस, यही से बोलते हैं भाई पारिवारिक व्यवसाय। तो
बहुत सारा आप देखेंगे तो हमारे यहाँ तो रहा ही रहा है कि जिसको 1 2 3 पीढ़ियां जब उसको चलाने लग जाती हैं तब हम उसको क्या कहते हैं भाई, फैमिली बिजनेस कहा जाता है। यानी इसके जो ओनर होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो परिवार के लोग ही होते हैं और एक पीढ़ी दर पीढ़ी कह सकते हैं भाई, ये चलता भी रहता है। खासतौर अगर आप देखेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें होता रहता है। जैसे रिलायंस की बात करोगे तो रिलायंस में भी इसी प्रकार से चल रहा है भाई, धीरू भाई अंबानी, फिर मुकेश अंबानी, फिर उनके आगे बच्चे चलाएंगे, तो इस प्रकार से चलता है ना। तो खास तौर से फैमिली बिजनेस या पारिवारिक व्यवसाय में यही होता कि परिवार ही उस पूरे काम को देखता है, परिवार के लोग उसके मालिक होते हैं, मुखिया होते हैं, और वह व्यवसाय या कंपनी जो है वह पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार वो चलती रहती है, या उसका उत्पादन या जो प्रोडक्शन है वो सारा होता रहता है। इसी को भाई हम लोग क्या कहते हैं, पारिवारिक व्यवसाय या पारिवारिक जो उद्योग है, जो पारिवारिक, ठीक है। इसमें एक भाई किसी परिवार के किसी एक व्यक्ति ने उस व्यवसाय या उस व्यापार को शुरू किया है और बाद में कह सकते कि फिर उसके उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, इस प्रकार से उस व्यवसाय या परिवार को बढ़ाते रहते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं पारिवारिक व्यवसाय कौन कौन से, जैसे आप टाटा समूह है, ठीक है, जिसको जमशेद जी टाटा ने शुरू किया था। बाद में इसमें आप लोगों ने एक बड़ा फेमस नाम सुना होगा, रतन टाटा, ठीक है। तो टाटा जो ग्रुप है, टाटा जो समूह है, क्या है, ये भी एक पारिवारिक व्यवसाय है, परिवार के लोग इसको चलाते हैं, परिवार के तहत चलता जा रहा है। और टाटा की बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे टाटा डोकोमो, टाटा स्टील, टाटा स्काई, ये अलग अलग इन्होंने अपनी अनेक कंपनियां बना रखी हैं। टाटा ग्लोबल, टाटा, एक है टीवीएस समूह चलता है। टीवीएस समूह जो है कह सकते हो कि इसको सुंदरम अय्यर ने इसको शुरुआत किया था, एक धनी व्यक्ति थे, ये भी पारिवारिक एक कंपनी है। टीवीएस की स्कूटी आती थी, टीवीएस की बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर हम लोग बात करें खास तौर से टीवीएस जो है भाई, चेन्नई, मुंबई, कोयम्बटूर, यूके, ईरान में इनकी कंपनियां शुरू हुई हैं। टीवीएस जैसे व्हीकल इंडिया टीवीएस बनाता है, ब्रेक्स बनाता है। टीवीएस जो है मोटर कंपनी है, टीवीएस फाइनेंस भी है, टीवीएस इंडिया भी है, टीवीएस कई इन्होंने। अगला है आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप जिसको आप देखा होगा कि आइडिया कंपनी है, या आदित्य बिरला ग्रुप जो चला रहा है, ठीक है। सीमेंट का, कपास में भी अगर आप देखोगे ये लोग उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। बिरला, ठीक है, बिरला ग्रुप, ठीक है। जैसे मैंने अब टाटा बिरला का मैंने नाम लिया था ना, तो बिरला ग्रुप ये भी क्या है, एक प्रकार की व्यावसायिक कंपनियां हैं, ठीक है। ये जितने हैं भाई फैमिली वाले, गोदरेज की पहले बहुत भाई फेमस अलमारी, और मैं गोदरेज परिवार जिसको चला रहा है, ये भी एक प्रकार से व्यावसायिक कंपनी है जिसका मुंबई में मुख्यालय है, ठीक है। जैसे अगर आप देखें गोदरेज की बहुत सारे आइटम्स आते हैं, ठीक है। अगला है रिलायंस भी एक प्रकार से कह सकते हैं फैमिली है, जिसको जियो चल रही है आज। रिलायंस अगर आप देखोगे तो रिलायंस पावर में भी, बिजली के सेक्टर में भी हैं, स्टील के सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, हर सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिसमें खासतौर से मुकेश अंबानी और इनके भाई अनिल अंबानी ने, उस धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटों ने इसको भी, इस व्यापार को संभाल रखा है। ये भी क्या है, पारिवारिक कंपनियां हैं। पारिवारिक व्यवसायिक संघर्ष क्या भाई, परिवार के अंदर जब दो बेटे होते हैं कि व्यापार कौन किसको मिलेगा, किसको क्या मिलेगा, जब इसमें लड़ाई झगड़ा होता है तब हम इसको कहते हैं भाई पारिवारिक व्यवसाय में संघर्ष होता है, टकराव होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। जैसे मान लो किसी के 2 बेटे हैं और फैमिली बिजनेस है, तो भाई फैमिली बिजनेस किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बोलते हैं उसको ज्यादा दे दिया, इसको कम दे दिया। इस प्रकार से तो भाई फैमिली बिजनेस ना हो बल्कि जमीन जायदाद के झगड़े होते हैं, ठीक है। तो फैमिली बिजनेस में भी भाई अगर आप देखेंगे बहुत सारा संघर्ष और बहुत सारा लड़ाई झगड़ा हमको देखने को मिलता है। इसमें भी कोर्ट कचहरी होती रहती है। बाद में ये होता कि आधा आधा लगभग दोनों को बांट दिया जाता है, और एक भी देखोगा कि एक उसको आगे बढ़ा लेता है, एक कह सकते उसको कई बार आगे बढ़ानी। तो फैमिली बिजनेस आपको पता ही सिंपल सा क्या होता है। उसमें कई सारे हमने ग्रुपों की बात की, कौन कौन से ग्रुप, जैसे टाटा ग्रुप की हमने बात की है, ठीक है, रिलायंस की हमने बात की है, आदित्य बिरला ग्रुप की हमने बात की है, गोदरेज की हमने बात की है, ठीक है। तो एक क्या है, हमारे देश में क्या है, पारिवारिक व्यवसाय रहे हैं, बड़े बड़े पारिवारिक व्यवसाय, फैमिली बिजनेस इन लोगों का रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते, जो मैंने बताया आपको यही लिख करके आना। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, ये बिल्कुल लास्ट चैप्टर रहेगा, सफलता की कहानियां। भाई जिन लोगों ने हमारे देश में बड़े बड़े उद्योग धंधे किए हैं, बड़े बड़े व्यवसायी हुए हैं, उनकी सफलता की कुछ कहानियां हैं। कुछ बड़े बड़े लोग हैं, और ये ज्यादातर लोग कैसे हैं, पहली पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर हैं, यानी फर्स्ट जनरेशन, यानी पहली बार इन्होंने शुरू किया और भाई वो सफल हो गया। सेकंड पीढ़ी कह सकते अभी लगी हुई हो, कितनी सफल होगी कितनी सफल नहीं होगी, क्या पता वो कोलैप्स कर जाए। तो पहली पीढ़ी के उद्यमी कौन कौन से हैं, और पहली पीढ़ी के उद्यमी जो हैं उनकी कहानियां क्या क्या हैं।
इसमें कुछ बड़े नाम है जिनको हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तो भैया फर्स्ट पीढ़ी यानी जिन लोगों ने बड़े बड़े उद्योग धंधे किए, जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले धीरू भाई अंबानी, तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के फादर, और कह सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत करने वाले धीरू भाई अंबानी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर आपसे पूछेगा तो इनके बारे में ले। दूसरा नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के डायरेक्टर हैं, ठीक है। एक कंपनी है इन्फोसिस, उसमें काम करते, आईटी सेक्टर में काम करते इन्फोसिस, तो उसके हैं नारायण मूर्ति। इन्होंने ही दिया था वो 70 घंटे काम करना है या 90 घंटे काम करना है, नारायण मूर्ति ने बोला था, ठीक है। जो अभी थोड़े दिन पहले मीडिया में घूम रहा था कितने घंटे काम करना है, कोई कह रहा था 70 घंटे, कोई कह रहा था 90 घंटे, फिर बोला कि संडे को भी काम करवाओ, 70 घंटे काम करेंगे तब हम चाइना को छोड़ेंगे। तो इन्होंने नारायण मूर्ति ने बयान दिया था। इन्फोसिस एक कंपनी है, उसके डायरेक्टर हैं यानी उसके मालिक हैं, पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं, ठीक है। अगला है कल्पना सरोज। कल्पना सरोज जो कह सकते हो कि ये भी एक उद्यमी रही हैं, इनका भी अच्छा खासा रहा है, खासतौर से एनजीओ के सेक्टर में इन्होंने काम किया है बना करके। अगला है विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के जो रहे, जिन्होंने पेटीएम बना रखा है। विजय शेखर शर्मा पेटीएम की उन्होंने शुरुआत की है और कहते हैं कि पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं और भारत के 100 अमीर लोगों में सूची में इनका भैया नाम आता है, विजय पेटीएम की। अगले हैं हमारे जो नेक्स्ट है रितेश अग्रवाल, ओए होटल और जो इसको इन्होंने खोल रखा है, रितेश अग्रवाल ये पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं, ये सभी लोग। फाल्गुनी नायर ये भी पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं, ठीक है। इन्होंने ई कॉमर्स वेबसाइट बना रखी है, ठीक है, जिसके जरिए चीजों को बेचा जा रहा है, उसकी बात करते हैं फाल्गुनी। तो ये कुछ पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं, ठीक है। लघु व्यापार के उद्यमी कौन, जैसे अंकित पांडे हैं, इन्होंने लघु उद्योग में किया, इन्होंने खासतौर से इन्होंने ट्रिप वेब डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने बता रखा है, ये भी काफी कामयाब हुए हैं, ठीक है। ये हैं। दूसरा है प्रवीण है, कह सकते हो कि इन्होंने भी अपना एक स्टार्टअप शुरू कर रखा है, जो दिल्ली में इनका स्टार्टअप खुदरा व्यापार में कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ लोग हैं। संचित महाजन इनका भी एक नया स्टार्टअप इन्होंने शुरू कर रखा है, ठीक है, एलएलपी का स्टार्टअप है, ठीक है। वॉल आर्ट, दीवार की कलाओं पर जो कलाकारी की जाती है उसका इन्होंने शुरू कर रखा है, ठीक है। ये कुछ अन्य स्टार, प्रियंका रावत यानी एक प्रकार से कह सकते हैं ये भी इन्होंने डिजाइनिंग है, ठीक है, इवेंशन इन्होंने कर डिजाइनिंग में काम करती हैं, ठीक है, जो डिजाइन बनती है, ठीक है, खासतौर से कपड़ों ऊपर की डिजाइन में है, ठीक है। ये कुछ कह सकते हैं कि सफल लोगों की कहानियां, जिसमें धीरू भाई अंबानी, अजीज प्रेमजी कह सकते हैं, उनका नाम इसमें नहीं है, या रतन टाटा के बारे में आप लोगों ने लेटेस्ट में सुन रखा है, टाटा को इन्होंने, ठीक है। और जैसे अगर धीरू भाई अंबानी का मैंने बात किया, ठीक है, इन्फोसिस के डायरेक्टर, उनका भी हमने लोगों ने जिक्र किया। इसमें कुछ लोगों का नाम आ सकता है, शायद 10 मार्क्स में मुझे लगता है इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर इसमें से किसी का नाम आएगा तो नाम जानते हो, उनकी कंपनी के बारे में जानते हो और बढ़ा चढ़ा करके लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर इसमें किसी के बारे में भी पूछा जाता, मुझे लगता है 1 या 2 नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, वो धीरू भाई अंबानी हो सकता है, नारायण मूर्ति हो सकते हैं, ठीक है, या 1, 2, 3 नाम, या कुछ किसी महिला का आ सकता है, ये भी आप जरूर कर लेना, ठीक है। तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन जो आएगा तो वही आप इसको लिख दीजिएगा बस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एग्जाम आपका ठीक ठाक ही जाएगा। जी सर।